राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है शब्द भेद। आज हम शब्द भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। एक या उससे अधिक अक्षरों से बनी जो स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे शब्द कहते हैं। हिंदी में शब्दों का विभाजन 4 आधार पर किया गया है। ये 4 आधार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है स्रोत या फिर उत्पत्ति का इतिहास। इसके आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग, रूप और प्रकार के आधार पर शब्दों का विभाजन किया गया है। और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्रोत या फिर उत्पत्ति जिसे कहा जाता है, उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो स्रोत और उत्पत्ति इतिहास के आधार पर शब्दों का विभाजन 5 प्रकार से किया जाता है। और ये 5 प्रकार कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम जो है वो तत् धन सम इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ख है तद्भव, ये तत् धन भव इन शब्दों से मिलकर बना है। तीसरा है गौ, देशज शब्द। चौथा है विदेशज या आगत शब्द जिसे बोला जाता है। और पांचवा है संकर शब्द। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम तत् धन सम इन शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है? संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं। अर्थात हिंदी में कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द लिए गए हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। वो जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वैसे ही वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है तत्सम। जैसे इसके उदाहरण देखिए तत्सम शब्दों के सूर्य, क्षेत्र, अग्नि आदि। दूसरा है तद्भव। देखिए तद्भव तत् धन भव इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई पर वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से जुड़ने के कारण बदल गए। या फिर हम कह सकते हैं कि समय समय में उन संस्कृत के कुछ शब्दों में परिवर्तन होता गया और वो उनमें परिवर्तन होते हुए वो तद्भव कहलाने लगे। जैसे हम देखिए सूर्य, तत्सम में सूर्य को सूर्य ही बोला जाता है। तत्सम शब्द जो सूर्य है उसमें कुछ धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता गया तो धीरे धीरे उसे क्या बोला गया? सूरज। और ऐसे ही जैसे क्षेत्र जो कि तत्सम शब्द है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और फिर उसे क्या बोला गया? खेत। तो ये क्या है? तद्भव शब्द। अग्नि जो कि एक तत्सम शब्द है और अब वो तद्भव में क्या बोला जाता है? आग। हिंदी में वो अग्नि का जो शब्द है उसे हम आग इस शब्द से प्रयुक्त करते हैं। तो ये किसमें? तद्भव शब्द में ये परिवर्तित हो गए। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहा जाता है? देश में जन्मे, अर्थात इनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता या फिर ये क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण ये बोले जाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला आदि। चौथा है विदेशज या आगत शब्द भी इनको बोला जाता है। जो शब्द विदेशी मूल के कारण प्रचलित हुए हैं या फिर अन्य देशों की भाषा से प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आगत शब्द भी कहा जाता है। अर्थात जो कि विदेशी शब्द रहते हैं ये और विदेशी भाषा से ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं।
जैसे इसमें हम उदाहरण देखेंगे, कैप्टन, और जिसे क्या कहा जाता है, कप्तान भी हम कहते हैं। इस तरह के जो शब्द हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हैं वो विदेशज भाषा के शब्द कहे जाते हैं। 5वां है संकर शब्द। दो भिन्न, भिन्न मीन्स अलग अलग, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए, रेल जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये दोनों जब मिले तो एक नया शब्द बना रेलगाड़ी, जो कि एक संकर शब्द है। इसी तरह से जांच ये हिंदी भाषा का शब्द है और कर्ता ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये दोनों जब मिले तो शब्द बना जांचकर्ता। दूसरा है शब्द बनने का आधार जो है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं देखिए। पहला है रूढ़, जिन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। इनका सार्थक खंडन नहीं किया जाता। ऐसे शब्द रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं जिनका अलग अलग हम खंडन नहीं कर सकते। जैसे चावल, मुंह, कुर्सी, घोड़ा। अगर आप चावल को अलग अलग तोड़ेंगे तो देखिए चा धन व धन लौ या चा चाव धन लौ, और इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। केवल जब हम चावल कहेंगे तभी ये सार्थक शब्द है। अगला है यौगिक शब्द। 2 या उससे अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए रूट शब्द में हम शब्द का खंडन नहीं कर सकते थे, कोई उनका खंडन करने के बाद कोई सार्थक शब्द नहीं बनता था। लेकिन यौगिक शब्द में क्या होता है कि जब शब्द का खंडन किया जाता है तो उसके जब यदि सार्थक शब्द निकलें, अलग अलग अर्थ लिए हुए शब्द निकलें, तो वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। जैसे अगर हम हिमालय कहें, हिमालय को हम 2 भागों में बांटते हैं, हिम धन आलय। तो हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ, और आलय का क्या होता है, घर। तो बर्फ का घर, जो कि किसे कहा जाता है, हिमालय को। अगला है देखिए इसमें उदाहरण, प्रधानमंत्री। यदि हम प्रधानमंत्री का खंडन करें उसके शब्द का, तो प्रधान धन मंत्री, और दोनों ही क्या है, सार्थक शब्द हैं। तीसरा है विज्ञान। विज्ञान को अगर हम तोड़ते हैं 2 शब्दों में तो वि धन ज्ञान बराबर विज्ञान। और चौथा देखिए उदाहरण इसमें पुस्तकालय। पुस्तकालय को जब हमने यौगिक शब्द को इसे तोड़ा तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक का घर, तो ये बना पुस्तकालय। अगला है इसमें तीसरे नंबर का योग रूढ़ शब्द। ये 2 शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं किंतु एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे चारपाई, पीताम्बर, गजानन आदि। अर्थात ये 2 शब्दों से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यदि हम चारपाई कहें तो हम हर एक चीज़ जिसके 4 पैर हों उसे चारपाई नहीं कह सकते, केवल जिसमें हम सोते हैं उसे ही चारपाई शब्द प्रयुक्त किया जाता है। पीताम्बर यदि हम कहें तो पीताम्बर अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान के लिए पीताम्बर शब्द प्रयोग में लाया जाता है। इसी तरह से गजानन शब्द है। इसमें मुख्य बिंदु देखिए, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसका अगला पॉइंट देखिए, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है वहाँ पर। शब्द भेद का जो तीसरा प्रकार है ये है रूप, प्रकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं।
पहला है विकारी शब्द। रूप के आधार पर क्या है? पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो हम विकारी शब्द के बारे में यहाँ पर पहले जानेंगे। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। विकार मतलब परिवर्तन आ जाना, किसी शब्द में परिवर्तन आ जाना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया सभी विकारी शब्द हैं। इसके यहाँ पर हम देखिए अभी इससे उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे। तो विकारी शब्द यदि मैं संज्ञा की बात करूं, अगर मैं घोड़ा कहूं, देखिए घोड़ा अगर मैं कहती हूं तो उसमें क्या है कि परिवर्तन हो सकता है, जैसे घोड़े, घोड़ी, घोड़ियाँ या घोड़ों। सर्वनाम में देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं लिखती हूँ तो उसमें किस में परिवर्तन होता है? देखिए मैं कहने में मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह से इसमें परिवर्तन या विकार आ जाता है। विशेषण में किस तरह से विकार आता है? देखिए विशेषण जैसे किसी चीज़ की हम विशेषता बताते हैं तो अच्छा, अच्छी, अच्छे, इस तरह से इसमें परिवर्तन होता है शब्द में। और क्रिया में जैसे पढ़ना है क्रिया, तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? लिंग के आधार पर पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, इस तरह से ये सब विकारी शब्द में आते हैं। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मूल रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। अर्थात जब शब्द में कोई भी विकार नहीं आता है या परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। सभी प्रकार के जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए हम अविकारी में भी कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे अविकारी के 5 प्रकार होते हैं अविकारी शब्द के। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। तो पहला जो क्रिया विशेषण है, जैसे हम क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कोई कहूँ वाक्य कि आज बारिश लगातार हो रही है, बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है। यदि मैं कहूँ आज लगातार बारिश हो रही है तो लगातार यहाँ पर क्या है? एक अविकारी क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है और इसमें लगातार कहने में कोई भी परिवर्तन लिंग, वचन के आधार पर नहीं होता है। दूसरा है संबंध बोधक। इसका जैसे उदाहरण है जब हम किसी चीज़ में संबंध बताते हैं, किन्हीं दो चीज़ों में संबंध बताते हैं। जैसे पेड़ के नीचे लड़का विश्राम कर रहा है, तो इसमें पेड़ के नीचे लड़का विश्राम कर रहा है में पेड़ और लड़के के बीच में क्या संबंध बनाया है हमने? नीचे शब्द से। तो नीचे में फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि विकार नहीं आएगा। तो नीचे शब्द क्या है? इसमें संबंध बोधक अविकारी शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक, जो कि सविता और गीता दोनों कक्षा 1 में पढ़ती हैं। अगर हम देखें समुच्चय मतलब जब कोई किसी शब्द के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में, तो सविता और गीता दोनों कक्षा 1 में पढ़ती हैं। तो इसमें और क्या आ जाएगा? और एक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है। चौथा है विस्मयादि बोधक। अगर हम किसी चीज़ में देखिए जैसे हे राम, यह कैसी घटना हो गई, तो विस्मय होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होता है। जैसे हे, इसमें क्या है? एक विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। और पांचवा है निपात। निपात में जैसे हम किसी बात पर विशेष बल देते हैं, जैसे ही, भी, तक, भर, ये शब्द क्या है? निपात के। जैसे एक सेंटेंस में बोलूँ कि बच्चे भी यहाँ हैं, तो बच्चे भी यहाँ हैं, तो भी क्या है? एक निपात अविकारी शब्द। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है एकार्थी शब्द।
ये केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जैसे राधा, गंगा आदि। इनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, ये एकार्थी शब्द होते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। ये एक से अधिक अर्थ वाले शब्द होते हैं, जैसे कर, हार, अर्थ। अब देखिए कर, कर का मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है, और कर किसी से ऋण ऋण लिया हुआ जो कर होता है वो भी कर होता है। दूसरा है उदाहरण हार। अगर युद्ध में किसी की कोई पराजित हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? वह हार गया। और दूसरा होता है गले में पहनने वाला हार होता है। अर्थ, अर्थ किसी चीज़ की व्याख्या करना, और इसका दूसरा जो अर्थ होता है, अर्थ माने धन होता है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा उसके अर्थ निकलते हैं। तीसरा है गौ नंबर का समानार्थी, या फिर जिसे कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। ये समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जैसे जलज। जलज किसे कहा जाता है? समान अर्थ देते हैं। कमल और सरोज को भी कहा जाता है जलज। दूसरा है आकाश। आकाश का अर्थ होता है गगन और नभ। ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो इन दोनों का भी क्या है? सेम अर्थ, यानी कि गगन और नभ दोनों को ही आकाश कहा जाता है। चौथा है विलोम शब्द, या विपरीतार्थी शब्द कहा जाता है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण का क्या होता है? अवगुण। अस्त का उदय। यहाँ पर कुछ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम और तद्भव शब्द हैं। कुछ मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि यदि किसी शब्द में ये वाला श, स्र, त्र और पदेन वाला यदि र आए और रेफ वाला र आए, तो ये सब क्या है? और देखिए ये सब तत्सम में आते हैं। तत्सम में ये अक्षर यूज किए जाते हैं। तो परीक्षा में अगर ये जो अक्षर हैं आप देखें तो वो तत्सम शब्द होंगे। और इसके अलावा तद्भव में देखिए एक चीज़ और, इसमें अगर आधा च और छ भी आए तो ये भी तत्सम के होते हैं। और विसर्ग वाले कोई शब्द हों वो भी तत्सम के होते हैं। तद्भव में ये वाला सो आता है। और इसमें ख आता है, छ आता है, छ से छाता। तो चलिए देखते हैं हम इसमें कुछ तद्भव और तत्सम के महत्वपूर्ण शब्द। जैसे तद्भव में देखिए सिंगार है। सिंगार तद्भव का है, लेकिन तत्सम में ये श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे स्र आया है, मैंने अभी बताया आपको। यदि स्र आए तो तत्सम और स आए तो तद्भव। और देखिए मुद्री, तद्भव में मुद्री लिखा जाता है, लेकिन तत्सम में मुद्रिका लिखा जाता है। देखिए इसमें पदेन वाला र है, द में र लगा हुआ है। चख, ख आया हुआ है, देखिए ख। चख, चख को तत्सम में कैसे क्या लिखा जाता है? स्वाद। और इसमें देखिए पंख है, ख आया हुआ है, और इसमें पंख को क्या लिखा है? पक्ष। तो छ से छतरी वाला छ आए तो तत्सम शब्द। और देखिए कोक है, ख आया हुआ है। कोक को तत्सम में कुक्षी कहा जाता है, तो छ आया हुआ है इसमें। विसरना, विसरना को तत्सम में देखिए विस्मृत, वो आया है तो तत्सम। आग है, आग को क्या कहा जाता है? अग्नि। अग्नि। दीठी,
दीठी को दृष्टि कहा जाता है। देखिए गधा शब्द है जो कि एक तद्भव का है, और गधा को गर्दभ, देखिए रेफ का रॉ लगा हुआ है गर्दभ में, तो ये तत्सम। गांठ, देखिए चंद्रबिंदु जिसमें भी आपको दिखे तो वो तद्भव शब्द होता है। और ग्रंथि, ग्रंथि क्या है, एक तत्सम। सियार है, सियार को श्रृंगार। करोड़, करोड़ को तत्सम में कोटि लिखा जाता है। गोबर है, गोबर को क्या कहा जाता है तत्सम में, गोमय। आशीष है, आशीष को क्या कहा जाता है तत्सम में, आशीष। देखिए सौ इसमें ये वाला आया हुआ है तद्भव में, लेकिन तत्सम में सौ, सौ। लंगोट, देखिए चंद्रबिंदु लगा हुआ है, उसे तत्सम में लिंगपट कहा जाता है। परीक्षा, देखिए छ आया है तद्भव में परीक्षा, और तत्सम में परीक्षा, छ ये वाला आया हुआ है। गेहूँ, देखिए चंद्रबिंदु लगा हुआ है गेहूँ में। और गोधूम, इसे तत्सम में गोधूम कहा जाता है। कंधा, कंधा का क्या होगा तत्सम, स्कंद। और अधिकतर जो आधे अक्षर होते हैं वो भी क्या है तत्सम में ही आते हैं। हल्दी तद्भव का है, और हरिद्रा, देखिए हल्दी को क्या कहा जाता है, हरिद्रा, पदेन का देखिए रॉ लगा हुआ है। प्रिय, प्रिय जो तद्भव है उसे तत्सम में प्रिय कहा जाता है। देखिए पदेन का रॉ लगा हुआ है इसमें भी। आँख, चंद्रबिंदु लगा है, देखिए आँख को अक्षी कहा जाता है तत्सम में, छ आया हुआ है। नारियल, नारियल को नारिकेल कहा जाता है तत्सम में। अगला है खुजली, खुजली को खरजूर कहा जाता है तत्सम में, देखिए रेफ वाला रॉ लगा है। मक्खी, मक्खी को मक्षिका कहा जाता है तत्सम में। सींग, सींग को तत्सम में देखिए श्रृंग कहा जाता है। शिष्य, इसे तत्सम में शिष्य इस तरह से लिखा जाता है। अटारी, अटारी को तत्सम में अट्टालिका कहा जाता है। अगला है अकाज, अकाज को अकार्य इस तरह से लिखा जाता है तत्सम में। ससुर को ससुर इस तरह से लिखा जाता है तत्सम में। ईख को देखिए इक्षु इस तरह से लिखा जाता है। अक्षर आधा चौ और छौ आया है, देखिए ये भी क्या है तद्भव का, और अक्षर जो कि तत्सम में छ आया हुआ है। पलंग, पलंग को पर्यंक इस तरह से लिखा जाता है तत्सम में। आसमान, आसमान को क्या लिखा जाता है, आकाश। केस, केस को केश इस तरह से तत्सम में लिखा जाता है। ओंठ, ओंठ को क्या कहा जाता है, ओष्ठ। और जामुन को जम्बू इस तरह से तत्सम में लिखा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तद्भव और तत्सम के शब्द थे। आप इन्हें ज़रूर नोट डाउन करिए, ये परीक्षा में अधिकांश बार पूछे गए हैं। अब मैं आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आऊँगी जल्दी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।